हेलो एवरीवन। तो ये यूपी पीसीएस आरओ का प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ है और ये टेस्ट नंबर 5 है। देखिए, इसमें सामान्य अध्ययन फुल टेस्ट है प्लस करंट अफेयर। तो इसके पहले जो मैंने टेस्ट सीरीज 4 नंबर अपलोड की है उसको आप ज़रूर चैनल पर जाकर चेक कर लें और देख भी लें। तो उसमें अप्रैल का करंट अफेयर इंक्लूड था, ठीक है। इसमें मई का। तो जैसे जैसे नंबर में टेस्ट सीरीज़ आगे बढ़ती है, मंथ के करंट अफेयर भी उसी टेस्ट सीरीज़ में आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से सारे मंथ के टेस्ट सीरीज़ करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज़ के अंदर मिल जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। पहला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है कि पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति का सुझाव दिया गया है। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि इसके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा, जबकि पंचायत समिति का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा करने का सुझाव दिया गया है। ठीक है। तो ये आप यहाँ पूछ रहे हैं कि सत्य कथन है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। तो पंचायती राज के बारे में कथन जो पहला आपका कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति का सुझाव दिया गया, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। सेकेंड आपका असत्य है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से तथा पंचायत समिति का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा करने का सुझाव दिया गया था। तो उपरोक्त समिति द्वारा दिया गया था। जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना भी अप्रत्यक्ष रूप से करने की सिफारिश की गई थी। तो आपका यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, केवल फर्स्ट पहला, वो सत्य है, सेकंड आपका असत्य है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि भारत का महान्यायवादी ना तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है, ना ही वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। ठीक है। कारण कहता है कि उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है। कोड आपको पता ही है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं अभिकथन की। तो अभिकथन आपका ए जो है वो सत्य है। ठीक है, ए जो है वो सत्य है। भारत का महान्यायवादी ना तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है और ना ही वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है, अतः उसे सशर्त मतलब कि शर्त के अनुसार निजी विधिक प्रैक्टिस से रोका नहीं जा सकता। कारण कहता है कि उसे एक संसद सदस्य की भांति सभी भत्ते में विशेषाधिकार प्राप्त, क्योंकि उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बिना भाग लेने का अधिकार है। मतलब वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो अध्यक्ष होते, स्पीकर होते हैं, वो उन्हें एक कास्टिंग वोट मिला हुआ होता है, पर ये इसे कास्टिंग वोट नहीं मतलब दे सकता है। तो वही कह रहे हैं कि वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है और सदन में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मत का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, बिना मत के प्रयोग के भाग लेने का अधिकार है। तो इसलिए जो कारण है वो गलत है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, मतलब जो कारण है वो सही ए की व्याख्या नहीं करता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। जब आप पढ़ोगे और जब आप पीडीएफ को देखोगे तो फिर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ ही जाएगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। सिंपल सी बात मैं बता रही हूँ और सिंपल उसमें लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। ये सूची फर्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति। सूची सेकंड है, ये उनका कार्यकाल है। तो जो ए ऑप्शन दिया डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, 1967 to 1969। बी ज्ञानी जैल सिंह, 1982 to 1989। ठीक है, ये इनका कार्यकाल का ईयर बता रहे हैं। सी आपका प्रतिभा पाटिल, 2007 to 2012, यानी 2007 से 2012 तक।
डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। तो हमें यहाँ पर असुमेलित करना है इनको, इनके कार्यकाल के हिसाब से, ठीक है। देखिए अगर हम इनको देखें, इनके टाइम वो कार्यकाल या टाइम पीरियड को देखें, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का 1967 to 1969 ही है, सही है। ज्ञानी जैल सिंह जी का देखें तो 1982 89 इनका भी सही है। प्रतिभा पाटिल जी का देखें तो उनका भी सही है, और APJ अब्दुल कलाम जी का देखें तो सही है। तो देखिए यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो आपका A1 B2 C3 D4 सही सुमेलित करता है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन जो है वो आंसर सही हो जाएगा। देखिए संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये उसमें कहा गया है ना। तो जो भाग 5 के अनुसार 52 में बताया गया है, ये उन्हीं के हिसाब से दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए राज्यसभा का संगठन आर्टिकल 80 या अनुच्छेद 80, बी लोकसभा का संगठन अनुच्छेद 81 81, बी राष्ट्रपति का विशेष संबोधन आर्टिकल 88, डी लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आर्टिकल 93। अब ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति का विशेष संबोधन जो होता है वो आपका आर्टिकल 87 में वर्णित है, ना कि 88 में। तो ये यहाँ पर गलत सुमेलित है, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आपका गलत सुमेलित है, बाकी सभी सही सुमेलित है। ये 88 नहीं होगा, ये यहाँ पर 87 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है। सेकेंड उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने ये कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकेंड, ऑप्शन सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, ठीक है। तो देखिए कथन फर्स्ट सत्य है, न्यायालय की अवमानना सिविल व आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है। सिविल अवमानना का अर्थ है स्वेच्छा से किसी फैसले, आदेश या न्यायाधीश की अवहेलना करना, जबकि आपराधिक अवमानना का अर्थ ऐसी सामग्री का प्रकाशन और ऐसा कार्य करना जिसमें न्यायालय की स्थिति को कमतर आंकने या उसको बदनाम करना, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना, ये सभी मतलब आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आएंगे। तो आपका जो कथन फर्स्ट है वो भी सत्य है और कथन सेकंड भी सत्य है, तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी एक युग्म सही सुमेलित नहीं बताना है। ऑप्शन है लोकटक झील मणिपुर, बी चिल्का झील ओडिशा, सी सूरजताल उत्तराखंड, डी पंचभद्रा झील राजस्थान। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं वो बताना है। देखिए जो इन्होंने कहा है ना कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो सूरजताल झील है वो उत्तराखंड में ना होकर के हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा दर्रे के निकट स्थित खारे पानी की झील है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बाकी लोकटक झील मणिपुर और चिल्का झील ओडिशा, पंचभद्रा झील राजस्थान और सूरजताल आपका हिमाचल प्रदेश HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी, ना कि उत्तराखंड में, ठीक है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बी यूनेस्को में सूचीबद्ध वर्ष, ठीक है। ऑप्शन है सुंदरवन 2004, बी पंचमढ़ी 2000, सी ग्रेट निकोबार 2012 या डी नोकरेक 2009, ठीक है। तो कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है ये हमको बताना है। देखिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो यूनेस्को में जो सूचीबद्ध हुए, सुंदरवन आपका 2004 में नहीं बल्कि 2001 में हुआ, ठीक है, ये भी यहाँ पर गलत है। पंचमढ़ी आपका 2009 में, जो पंचमढ़ी है वो आपका 2009 में सुमेलित हुआ, सूचीबद्ध किया गया। ग्रेट निकोबार आपका 2013 में हुआ, ना कि 12 में, ये भी यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर 2013 होगा, ठीक है। नोकरेक आपका 2009 में
तो यहाँ पर जो हाँ सॉरी, इसको मिलाना नहीं था। नौकरी का आपका सही सुमेलित है फिलहाल, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी तीनों के ईयर चेंज कर दिए गए हैं। तीनों जो हैं वो मैंने बताया, सुंदरवन 2001, पंचमढ़ी 2009, ग्रेट निकोबार 2013 और नौकरी का आपका 2009 में हुआ। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति नहीं है। ऑप्शन ए अबोर, बी मिकिर, सी कुकी, ये डी डाफला होती है, यहाँ पे डफला इन्होंने कर दिया है। ठीक है, तो कौन सी अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति नहीं है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए कुकी आपकी, अभी आपने कॉन्फ्लिक्ट देखा ही है ना, कुकी मणिपुर की जनजाति है, बाकी सभी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो जो कुकी है आपकी ये मणिपुर से है, मणिपुर की है, ना कि अरुणाचल प्रदेश की। तो इस तरीके से, और जो तीनों हैं अबोर, मिकिर, डफला, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड, और ये इनकी स्थापना वर्ष है। ऑप्शन ए कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, बी केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949, सी अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1953, डी अखिल भारतीय खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड 1954। ठीक है, इसमें से उन्होंने पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जो अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना वर्ष है वो 1950 में की गई है। ठीक है, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में की गई है, ना कि 1953। ये गलत है, 1950। ठीक है, तो यही हमारा जो उन्होंने पूछा है ना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो सत्य कथन है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। सबसे पहली बात, हर किसी को पता है कि नर्मदा नदी उल्टी बहती है, यानी कि वो बंगाल की खाड़ी में ना गिर के अरब सागर में गिरती है, इस तरफ जिधर गुजरात और ये महाराष्ट्र का तट है उसके नीचे, और है ना। तो जब ये अरब सागर की तरफ जाती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत ही हो जाएगा। और अगर नहीं भी याद रहता तो ये याद रखना है आपको कि ये उल्टा बहती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती ही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है, मतलब ऑप्शन में बताया गया कि नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी तो है, किंतु यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, और इस नदी के अपवाद क्षेत्र का 87% भाग मध्य प्रदेश, 11% भाग गुजरात तथा 1.5 यानी 1.5% के आसपास महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा केवल ए ऑप्शन ही सही है ना, कि क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो है, पर ये बंगाल की खाड़ी में ना गिर के अरब सागर की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत आराम से आंसर निकल आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं, बी सेकेंड अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है, तो कूट दिया गया है, केवल फर्स्ट सत्य है, केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों सही है, या डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड। ठीक है, देखिए राज्यसभा जो होती है वो 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को अपनी सिफारिश से सहित लोकसभा को लौटा देती है, उसमें कोई संशोधन नहीं करती है। ठीक है, परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को मानने या ना मानने हेतु स्वतंत्र है, मतलब वो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। अगर कोई उनकी बात, जो राज्यसभा की बात या राज्यसभा ने कोई अपनी मतलब की बात बोली है कि इसमें ये संशोधन करना चाहिए, तो लोकसभा इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो करेगा ही, ये उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है, स्वमोटो पे, कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि वो 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है, परंतु राज्यसभा किसी भी प्रकार की लोकसभा राज्यसभा की किसी भी प्रकार की सिफारिश मानने या न मानने है तो स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं करती है तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा के पास कोई भी शक्ति नहीं है कि वो संशोधन करे या अस्वीकार करे, उसे स्वीकार ही करना होता है। हाँ, 14 दिनों के लिए वो रोक सकती है, 14 दिनों बाद वापस कर सकती है। तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा है
कौन सा से सही है? तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, यानी कि डी ऑप्शन सही है। देखो सेकेंड भी मतलब असत्य है और फर्स्ट तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर कट है। राज्यसभा कोई संशोधन नहीं करती, सिवाय 14 दिनों के भीतर रोक रखती है, 14 दिनों बाद लोकसभा को धन विधेयक वापस करती है, ठीक। उसके पास कोई पावर ऐसी नहीं है कि वो धन विधेयक में संशोधन कर सके। दूसरी बात, वो अपनी कुछ सिफारिशें भेजती है लोकसभा को, लेकिन लोकसभा स्वतंत्र है, वो चाहेगी तो मानेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं मानेगी, ठीक है। अगर राज्यसभा 14 दिनों के बाद भी धन विधेयक को वापस नहीं करती तो ये पारित मान लिया जाता है ना। तो आई होप कि 3 या 4 लाइनें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41 या डी अनुच्छेद 43 या 43, ठीक है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 41 या 41 में यह लिखा या उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 41 ये हो जाएगा, और ये आपका जो है ये DPSP का है आर्टिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी फ्रांस या डी आयरलैंड, ठीक है। तो ये बताया जाता है ना कि हमारे संविधान में कुछ कुछ चीज़ें कहीं कहीं से ली गई हैं, है ना। तो देखिए राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु विधेयक जो सुरक्षित रखा जाता है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है ना। और कनाडा के संविधान से कुछ और भी चीज़ें ली गई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप चाहो तो बीच बीच में नोट डाउन कर लिया करो। नंबर 1, संसदीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। सशक्त केंद्र आप देखते हो कहीं कहीं, कुछ कुछ मामलों में आप देखते हो ना केंद्र सशक्त है, राज्य कमज़ोर हैं, वो भी कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास हैं वो भी कनाडा से ली गई हैं। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए विधेयक जो सुरक्षित रखा जाता है वो भी बताया, वो भी कनाडा से लिया गया है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस से भी कुछ कुछ चीज़ें ली गई हैं। अब देखो ऐसे कई बार बुक में आपने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर इन्होंने दे दिया, कई बार तो नहीं देते हैं बट दे दिया है। फ्रांस से आपकी जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो फ्रांस से ली गई है, ठीक है। इससे ऑस्ट्रेलिया से आपकी प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, ठीक है। आयरलैंड से आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो जो अभी हमने 41 आर्टिकल की बात की। राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, वो आपके आयरलैंड से लिए गए। तो देखो कितनी खूबसूरती से बहुत सारी चीज़ें अच्छे से इन्होंने बताई हैं। तो आप जब इन्हें नोट डाउन करके 1-2 बार रिवीजन करोगे फिर क्वेश्चन आएगा तो आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आपको ये रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है। फिर जब हम दूसरी तीसरी बार रिवीजन करते तो हमारा कन्फर्म हो जाता है कि नहीं मैंने ये पढ़ा है और ये यहीं से आता है। एक बार में कोई भी चीज़ कभी भी किसी को जल्दी नहीं आती है, ये याद रखना। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अभी प्रोसेसिंग में है, आप पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, भूल रहे हो, फिर याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अनर्ह यानी कि एलिजिबल नहीं होगा या नहीं है, इस प्रश्न का निश्चय या विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग की सलाह पर, बी लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, सी उच्चतम न्यायालय की सलाह पर या डी राज्यसभा अध्यक्ष की सलाह पर। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही ना, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर इन्होंने क्वेश्चन को बनाया है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण वाला कोई सदस्य यदि पाया जाता है और वो उसके लिए मतलब कि एलिजिबल नहीं है, उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है, इस प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर किया जाता है। क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो जो चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए तो निर्वाचन आयोग ही सब कुछ तय करता है ना, तो निर्वाचन आयोग तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। अब एक ही ऑप्शन में आपके निर्वाचन आयोग की सलाह पर है, तो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर, ठीक है।
और दूसरा, दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता की अयोग्यता का निर्णय भी हो जाता है। लेकिन जो ये दल बदल के द्वारा अयोग्यता का निर्णय होता है वो लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा और राज्यसभा में सभापति द्वारा, क्योंकि लोकसभा में अध्यक्ष ही सुप्रीम होता है, मतलब काफ़ी सारे निर्णय उसी के द्वारा करवाए जाते हैं ना, और राज्यसभा में सभापति। तो वो हो जाएंगे जब लोकसभा और राज्यसभा की बात आएगी। ये यहाँ पर हो जाएगा निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कन्फ्यूजन कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया था कि बच्चा कन्फ्यूज होकर कोई और ही टिक कर दे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, अभिकथन ए कहता है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। कारण कहते हैं कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, देखिए तो कथन और कारण तो आपने सुन लिया है ना। तो संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में एक सेकेंड हाँ, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कथन और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। हमने बात की थी कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि जब उनकी पूर्वानुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो और पुनर्विचार के लिए वो वापस कर ही नहीं सकते हैं, धन विधेयक को करते ही नहीं हैं, है ना। ऐसी मतलब व्यवस्था की गई है संविधान में। तो आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक प्राक्कलन समिति के संबंध में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। बी, लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है। सी, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता। डी, इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा है कि लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है, यानी कि प्राक्कलन समिति का। नहीं, प्राक्कलन समिति संसद की स्थायी समिति है। एक होती है स्थायी समिति और एक होती है एडहॉक, मतलब कि वो कुछ समय के लिए बनाई जाती है। लेकिन प्राक्कलन समिति स्थायी समिति की कैटेगरी में आती है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाए। ये तो ऑल टाइम गठित ही रहती है। ठीक है, और ये स्थायी समिति में सबसे बड़ी समिति है, ये याद रखना। इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद होता है। तो बी ऑप्शन जो इन्होंने कहा है कि लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है, तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये स्थायी समिति तो ये ऑल टाइम बनी रहती है। इसका गठन किया जाता है लोकसभा में, लेकिन ये डिसॉल्व यानी कि हटती नहीं है, ख़त्म नहीं होती, कभी इसका विघटन नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से कौन सी सूचियों पर कानून बना सकती है। ऑप्शन ए, समवर्ती सूची पर। बी, राज्य सूची पर। सी, अवशिष्ट सूची पर। या डी, ए और बी दोनों पर। ठीक है, तो देखिए संविधान की 7वीं, हम सबको पता है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में विषय डिसाइड किए गए हैं ना, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित जो सूचियां हैं, उसमें राज्य विधानमंडल राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है। आप एक बात याद रखना, जो समवर्ती सूची होती है ना, जैसे ये समवर्ती सूची है, अगर इस पे इधर राज्य ने कानून बना दिया, ठीक है, और इधर लोकसभा ने भी कानून, मतलब इधर राज्यसभा ने और इधर राज्य विधानमंडल ने और इधर लोकसभा ने, तो जब इन दोनों के कानून अगर बराबरी पे आए तो लोकसभा का कानून वरीयता में रहेगा, मतलब ये वाला माना जाएगा, ये वाला वहाँ से हट सकता है। ठीक है, तो याद रखना, असमवर्ती सूची पर भी बना राज्य विधानमंडल को आदेश है, लेकिन लोकसभा भी इस पर बनाती है और लोकसभा का कानून इस पर ऊपर रहता है। तो राज्य सूची पे तो ऑब्वियसली राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, क्योंकि वो मतलब मिला है विषय। समवर्ती सूची पर भी बना सकते हैं, लेकिन जब समवर्ती सूची का बनाया कानून लोकसभा और राज्य विधानमंडल पे कॉन्फ्लिक्ट पे आएगा तो लोकसभा का ही कानून ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है। ऑप्शन ए,
नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो यहाँ पर इन्होंने कोड दिया गया है कि केवल फर्स्ट सत्य है, केवल सेकेंड सत्य है, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों सत्य है, या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पर दोनों ही सत्य हैं। क्यों? क्योंकि जो दोनों ही फैक्ट कह रहे हैं वो सत्य हैं। हम बताते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, आप सोच रहे होंगे कि लोकसभा अध्यक्ष भी तो होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जब ये सभी जैसे नई सरकार का गठन हुआ, ठीक है, अब लोकसभा में लोग गए तो उसमें से जो सबसे वरिष्ठ होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। वो सारे सदस्यों को पहले शपथ दिलाते हैं, फिर उसमें से कोई एक लोकसभा अध्यक्ष सारे लोगों की सहमति से बनते हैं, तब ये प्रोटेम स्पीकर का कार्य वहाँ से समाप्त हो जाता है। तो इन्होंने जो बताया ना कि प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, तो यहाँ पर भी ये सत्य है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मेरी फेवरेट पॉलिटी है, मुझे कुछ कुछ चीज़ें इसमें अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वो भी चीज़ें एकदम आम भाषा में समझा सकूँ। कोशिश मेरी बहुत ही यही रहती है, लेकिन हर किसी को समझ में आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी पूरी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, आप भी कोशिश करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। एक दो बार नहीं आएंगी बट आएंगी, फिर आप बुक पढ़ोगे, क्वेश्चन लगाओगे, है ना, तो समझ में तो आना ही पड़ेगा। हम अगर किसी चीज़ के पीछे इतना पढ़े हैं शिद्दत से तो आएगी ही चीज़ें समझ में। तो मेरी सिर्फ एक ही कोशिश रहती है कि आपको भी वो चीज़ें आम भाषा में समझ में आ जाए, क्योंकि पॉलिटी की भाषा भी तो हम डेली नहीं बोलते और हमें पता भी नहीं होता है ना, वो तो पढ़ते पढ़ते आती है। तो सिर्फ मेरा इतना उद्देश्य रहता है, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, किस प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? ऑप्शन ए N.A. पालकीवाला, बी B.N. राव, सी K.M. मुंशी, या डी ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, पहले भी तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने काफ़ी निंदा की है, तो ये मतलब बहुत मुश्किल है जो ये कहेंगे कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पात्र है। इन्होंने ही कहा था कि संविधान के बारे में, शायद जहाँ तक इन्होंने ही कहा था कि ये सिर्फ हिंदुओं की सभा है संविधान सभा के बारे में, तो ये तो निंदा करते हैं, ये कभी जल्दी तारीफ तो नहीं करते हैं। ठीक है, चलो तो हम इसका आंसर देखते हैं। आपके N.A. पालकीवाला, ये जो थोड़ा सा पालकीवाला है ना, ये अलग नाम साउंड करता है, तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करोगे तो याद रहेगा, क्योंकि बहुत फैक्ट है, क्या याद रखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो N.A. पालकीवाला ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, और उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया गया था। और प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक है, खैर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 137, बी आर्टिकल 129, सी आर्टिकल 132, या डी आर्टिकल 139। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 129 है, ये अपने आप को मतलब कि न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूपी से हो गया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किन देशों से अधिक है? ऑप्शन ए जापान, बी पाकिस्तान, सी ब्राज़ील, या डी इंडोनेशिया। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड एवं फोर्थ, बी फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड, सी फर्स्ट एवं फोर्थ, या डी सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ। ठीक है, तो ये भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, क्षेत्रफल के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश अभी कई राज्यों से पीछे है, मतलब छोटा ही है, और जनसंख्या में देखा जाए तो वर्ष 2011 की जबकि जनसंख्या है, अभी जो न्यू लेटेस्ट अभी हुई नहीं है, लेटेस्ट हो जाएगी तो आंकड़े बदल जाएंगे। तो वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत की कुल जनसंख्या का 16.50 यानी कि 17 के अप्रॉक्स उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यानी 17% है। और यदि राष्ट्र के रूप में देखा जाए तो ये विश्व का 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद।
ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है आपका, देखो, जापान, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इनसे भारत आगे है। इनकी जनसंख्या से भारत नहीं, सॉरी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद नहीं रहता, माफ़ी चाहती हूँ। हमारा उत्तर प्रदेश इतना जनसंख्या में हो गया है कि 3 देशों से आगे ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम, यानी कि बढ़ते से घटते की ओर, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है नहर, नलकूप, तालाब, कुएं या अन्य साधन। बी में दिया है नलकूप, तालाब, कुएं, अन्य साधन, नहर। सी नलकूप, नहर, तालाब, कुएं, अन्य साधन, या डी नलकूप, नहर, अन्य साधन, तालाब, कुएं। अब हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के जो मुख्य साधनों का अवरोही क्रम है वो आपका पहले नलकूप होगा, फिर नहर होगा, यानी ज़्यादा नलकूप से होती है सिंचाई, फिर नहर से होती है, फिर तालाब, कुएं से होती है, फिर अन्य साधन से। सी ऑप्शन कितना इंपॉर्टेंट है, नहर इतना सिंचाई नहीं करती जितना कि नलकूप करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद है। ऑप्शन ए कोसल, सेकेंड सुरसेन, फर्स्ट सेकेंड, देखो इन्होंने थोड़ा नंबरिंग गलत कर दी, यहाँ पर थर्ड होना चाहिए और यहाँ पर फोर्थ होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कोसल, सेकेंड सुरसेन, थर्ड पांचाल और फोर्थ वत्स। तो कूट दिया है फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो आधुनिक महाजनपद स्थित है, प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। आधुनिक उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद हैं जो कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सुरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल हैं। तो उपरोक्त सभी स्थित हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ था। ऑप्शन है 1 जुलाई 1950 को, सेकेंड 1 जनवरी 1956 को, थर्ड 1 जुलाई 1952 को, या फोर्थ 1 जनवरी 1951 को। जमींदारी उन्मूलन कानून जो है वो आपका 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हुए सम्मेलनों में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। अगर सही सुमेलित है पूछते तो आंसर दूसरा होता। ये अधिवेशन है और ये अध्यक्ष है। ऑप्शन है लखनऊ 1892, रमेश चंद्र दत्त, बी इलाहाबाद 1910, विलियम वेडन बर्न, ठीक है। सी लखनऊ 1916, जवाहरलाल नेहरू, डी बनारस 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सम्मेलन हुए उनके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले याद रखना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916, आपको पता है सांप्रदायिकता की जो नींव पड़ गई थी उसकी बात यहीं से होती है ना। यहीं पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कोई बातें माना था ना, तो इसीलिए तो जो इसकी अध्यक्षता की थी वो JL नेहरू ने ना करके अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी, ठीक है। ये ध्यान रखना 1916 का अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। तो यही सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर है, ठीक है। सेकेंड, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ये आपका यूपी स्पेशल का और वो भी यूपी ज्योग्राफिकल का है ना। तो कह रहे हैं कि सत्य कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, ठीक है। तो पहले हम आंसर देख लेते हैं इसका। अगर आपने यूपी स्पेशल में इन चीज़ों को पढ़ रखा है तो आपको आंसर देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। वो क्यों? क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी सीमा इन्होंने बताया है, तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे छोटी सीमा वो केवल सहारनपुर जनपद के साथ लगती है। और जो ललितपुर के बारे में बताया, तो जब मैपिंग आप ऐसे देखते हो तो ये नीचे ललितपुर लटक रहा होता है ना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है और दोनों ही कथन सत्य हैं, क्योंकि ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है और जब यूपी स्पेशल पढ़ाया जाता है तो ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से किसका निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से रहा था। ऑप्शन है चंद्रशेखर, बी नरेंद्र मोदी, सी VP सिंह और थर्ड VP सिंह, फोर्थ चौधरी चरण सिंह, फिफ्थ लाल बहादुर शास्त्री।
कूट दिया है केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ, सी सेकंड फोर और फिफ्थ, या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से रहा है ना, वो बताना है हमें। देखिए फिलहाल पांचों लोगों का ही निर्वाचन क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश रहा है, क्यों, जिसमें चंद्रशेखर बलिया से, नरेंद्र मोदी जी का तो पता ही है वाराणसी से, वीपी सिंह फतेहपुर से तथा चौधरी चरण सिंह बागपत से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से उत्तर प्रदेश से निर्वाचित 9 प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ये यहाँ पर 5 प्रधानमंत्री का दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का शुभारंभ हुआ है। ऑप्शन है वर्ष 2005 में, बी वर्ष 2017 में, सी वर्ष 2009 में, या डी वर्ष 2000 में। ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के बारे में बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का शुभारंभ हुआ वो वर्ष 2009 यानी कि 2009 में हुआ है। ठीक है, तो और इसके अतिरिक्त आपका ये बता रहे हैं कि मिड डे मील परियोजना 1995 में तथा एक जिला एक उत्पाद योजना 2018 में शुरू की गई है। तो एक क्वेश्चन के साथ में आपको 2 से 3 फैक्ट और पता चल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये नेतृत्व करता है और ये स्थान है। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि नहीं है, अगर है पूछते तो ऑप्शन हमारा चेंज रहता। ऑप्शन है देवी सिंह मथुरा, बी कदम सिंह मेरठ, सी मौलवी लियाकत अली फैजाबाद, डी तात्या टोपे कालपी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखो फैजाबाद में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया है वो मौलवी अहमद उल्ला ने किया, जबकि मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इस तरीके से सी जो ऑप्शन है आपका मौलवी लियाकत अली फैजाबाद है ना, तो मौलवी अहमद उल्ला ने, जबकि मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से, ये फैजाबाद से नहीं है, ये इलाहाबाद से हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। खैर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इन्होंने बोला कि नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, बी शाहजहांपुर, सी पीलीभीत, या डी महाराजगंज। ठीक है, तो नहीं करता है यहाँ पर। तो आपका जो शाहजहांपुर है, वैसे पहले आपको बता दें कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले या जनपद सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? लखीमपुर खीरी फर्स्ट हो गया, पीलीभीत सेकंड हो गया, बहराइच थर्ड हो गया, बलरामपुर फोर्थ हो गया, श्रावस्ती 5, सिद्धार्थनगर 6 और महाराजगंज आपका 7। ठीक है, 7 करते हैं, शाहजहांपुर नहीं करता है सीमा साझा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी इसमें से कुछ क्वेश्चन यूपी स्पेशल के हैं, तो काफ़ी ध्यान देना इन क्वेश्चनों को। वैसे तो ज़्यादा लोग देते नहीं हैं, पर ठीक है, अगर ध्यान देंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ये उत्तर प्रदेश में स्थापित आयोग है और ये उसके गठन वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन है राज्य सूचना आयोग 2005, बी राज्य महिला आयोग 2013, सी राज्य मानवाधिकार आयोग 2002, या डी उपरोक्त सभी। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित आयोग है, तो यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभी कथन ये है कि 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। ठीक है, कारण वर्ष 1950 या 1950 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो नीचे कूट दिए गए हैं, कूट आपको पता ही है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर देखते हैं, जो इन्होंने कथन और कारण कहा गया उसमें से कौन सा सही है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा अभिकथन ए कारण आर की सही व्याख्या करता है, क्योंकि 24 जनवरी 2018 को ही प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। ये इसलिए मनाया गया क्योंकि 1950 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर हो जाता है सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित करके उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। ऑप्शन है वर्ष 1989 में, बी वर्ष 1999 में, सी वर्ष 2001 में, या डी वर्ष 1992 यानी 1992 में। ठीक है, ये भी यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है।
तो वर्ष 1989 में राज्य सरकार द्वारा राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित करके उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, यानी कि जो उर्दू है वो उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। ऑप्शन है थारू, बी भोक्सा, सी पहरिया या डी बैगा। ठीक है, तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के तराई क्षेत्रों में निवास करती है और जो थारू जनजाति के लोग हैं वो किरात वंश से संबंधित हैं। ठीक है, यानी कि थारू, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना द्वारा किस प्रकार के उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। ऑप्शन है छोटे उद्योगों का, बी मध्यम उद्योगों का, सी परंपरागत उद्योगों का या डी उपरोक्त सभी का। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना द्वारा छोटे, मध्यम एवं परंपरागत उद्योगों सभी का विकास संभव हो पाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी का। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित भूकंपीय तरंगों में से कौन सी एक सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती है। ऑप्शन है पी तरंगे, बी एस तरंगे, सी एल तरंगे या डी पी तथा एस दोनों तरंगे। तो ये आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है ना, तो उसी को बताना है। वैसे तो पता ही होगा सबको कि जो एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है और ये प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं। ये केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं, है ना। तो इन्होंने पूछा है ना कि कौन से ठोस माध्यम में चल सकती हैं, तो एस तरंगे जो हैं वो केवल आपकी ठोस माध्यम में चल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि 90 डिग्री पूर्वी कटक स्थित है। ऑप्शन है हिंद महासागर में, बी पूर्वी प्रशांत महासागर में, सी पश्चिमी प्रशांत महासागर में या डी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, 90 डिग्री के बारे में बात हो रही है। तो जो 90 डिग्री पूर्वी कटक हिंद महासागर में अंडमान निकोबार के दक्षिण में 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ है और इसकी लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है। तो उस हिसाब से आपका ए ऑप्शन हो जाएगा हिंद महासागर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। और ये आपकी नदियां हैं और ये उसके उद्गम स्रोत हैं। ठीक है, ऑप्शन है डेन्यूब नदी, ब्लैक फॉरेस्ट, बी ब्लू नील विक्टोरिया झील, सी मिसिसिपी इटास्का झील, डी यांगटीसी तिब्बत पठार। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, है ना। तो देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपका। जो ब्लू नील नदी का उद्गम स्रोत है वो आपको पता हो शायद कि ताना झील इथोपिया है। ठीक है, जबकि वाइट नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। तो इस तरीके से जो ब्लू नील नदी है वो विक्टोरिया से आपकी वाइट नील निकलती है। ठीक है, और इसका जो उद्गम स्थल है इसका ताना झील इथोपिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ताना झील। ठीक है, तो यही आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। खैर नेक्स्ट है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन है हरमट्टन पवन को डॉक्टर विंड भी कहते हैं, कारण ये अफ्रीका के पश्चिमी तट की आर्द्र और शुष्क वायु में शुष्कता लाकर मौसम को स्वास्थ्यप्रद बनाती है। तो ये नीचे कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कूट आपको पता ही है। हम पहले जो इन्होंने कथन और कारण कहा है उसको हम पहले चेक कर लेते कि क्या ये सही है क्या अपने आप में। ठीक है, तो देखते हैं जरा। देखिए इन्होंने कहा कि हरमट्टन पवन को डॉक्टर विंड भी कहते हैं। ठीक है ना, तो अभिकथन ए आपका सही है और कारण भी कारण आर भी दोनों सही है तथा अभिकथन ए कारण आर की सही व्याख्या भी करता है। हरमट्टन पवन को ही डॉक्टर विंड भी कहते हैं क्योंकि यह अफ्रीका के पश्चिमी तट के आर्द्र और शुष्क वायु में शुष्कता लाकर मौसम को स्वास्थ्यप्रद बनाती है और ये सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। ठीक है, तो ए जो ऑप्शन है कूट का वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को
भौमिक विकिरण कहा जाता है। सेकंड, भौमिक विकिरण दीर्घ तरंगों वाला होता है। तो यहाँ पर सत्य कथन चुनना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, तो पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को भौमिक विकिरण कहा जाता है और भौमिक विकिरण दीर्घ तरंगों वाला होता है। सूर्य से प्राप्त सौर विकिरण की अपेक्षा पृथ्वी से प्राप्त भौम विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म रहता है। ये मतलब डिफरेंस आपको समझना है कि भौमिक विकिरण जो होता है वो दीर्घ तरंगों वाला होता है। सूर्य से प्राप्त सौर विकिरण की अपेक्षा पृथ्वी से प्राप्त भौमिक विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा हो जाता है सही, और जो डिफरेंस है वो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनजातियों पर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ये जनजाति हैं और ये उसका निवास स्थल है। ठीक है, ऑप्शन ए बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, सेकंड पिग्मी कांगो बेसिन, थर्ड बद्दू सहारा मरुस्थल। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इनमें से सही क्या है। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही सुमेलित हैं, बी सेकंड और थर्ड सही सुमेलित हैं, सी फर्स्ट और थर्ड सही सुमेलित हैं, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो देखिए डी ऑप्शन जो है आपका, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को कहा जाता है। ऑप्शन है ग्वांको, बी ग्वानो, सी चाको, या डी एंटासिया। देखिए ये ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट इकोलॉजी दोनों का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है और आंसर तो खैर मुझे पता ही है क्योंकि मैंने इसको इकोलॉजी इन्वायरमेंट में पढ़ा है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को ग्वानो कहा जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार की खाद होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य अमेरिकी देश नहीं है। ऑप्शन है निकारागुआ, बी गुयाना, सी अल सल्वाडोर, या डी बेलीज। तो मध्य अमेरिकी देश नहीं है, मतलब जो आपको नीचे ऐसे मेक्सिको के खाड़ी के पास से देश मिलते हैं ना छोटे छोटे कई सारे, तो मैप में लगेगा आपको कि ये जैसे द्वीप टाइप के हैं, ये उन्हीं को मध्य अमेरिकी देश बोलते हैं। तो उनमें से कुछ देश हैं जिसमें से इन्होंने पूछा है, तो अगर याद होगा तो आप तुरंत आंसर बताओगे, है ना। तो वहाँ पर गुयाना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। बाकी सभी मध्य अमेरिकी देश में है। तो जो ये गुयाना है ये आपका मध्य अमेरिकी देश में नहीं है, दक्षिण अमेरिकी देश में है। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है वो जॉर्ज टाउन है। ओके, जॉर्ज टाउन। तो ध्यान रखना, इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछे ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये है आपका ऑप्शन ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये बी है वन संरक्षण अधिनियम 1980, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, या डी जैव विविधता अधिनियम 2000। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जैव विविधता अधिनियम जो है वो आपका 2002 का है, ना कि 2000 का। ठीक है, ये आपका 2002 का है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आयोगों द्वारा पूछा गया है, कम से कम कुछ नहीं तो आई थिंक 7 या 8 बार तो मैंने खुद भी देखा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भी है और जब कई बार वो उस क्वेश्चन को खुद देखते हैं तो वो याद भी हो जाता है ना। तो हम इसके आंसर को देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए कंपोज डाउन्स, बी स्टेपीज सवाना, सी सवाना प्रेयरीज, या डी कंपोज सवाना। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका कंपोज और सवाना है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, तो विकल्प डी जो है वो आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, अन्य विकल्प जो हैं स्टेपीज प्रेयरीज डाउन्स ये शीतोष्णकटिबंधीय के मैदान है। देखो डिफरेंस समझना होगा, जो कंपोज और सवाना ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, मतलब कंपोज लिखा हो या सवाना, अगर घास पूछा जाए तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपीज प्रेयरीज डाउन्स ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। लेकिन कई बार ये किस देश में पाए जाते हैं ये पूछ लिया जाता है। आज तो इन्होंने पूछा है कि कौन से संबंधित है एक ही वर्ग से, मतलब कौन से उष्णकटिबंधीय और कौन से शीतोष्ण के हैं। ठीक है, तो डी जो है ये दोनों आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा किसकी सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन है गोदावरी की, बी कृष्णा की, सी महानदी की, या डी नर्मदा की। ठीक है, तो इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं और यह प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक जगह से निकलती है। आई होप कि ये चीज़ तो पता ही है। तो गोदावरी जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। पर मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि अगर कोई भी नया व्यक्ति अटेंड कर रहा है टेस्ट सीरीज़ तो उसे ये चीज़ें सही से पता रहे, है ना। हमारा मेन उद्देश्य तो यही है, बाकी तो सब सेकेंडरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान CTRI स्थित है। ऑप्शन है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, बी गुंटूर आंध्र प्रदेश में, सी कोयम्बटूर तमिलनाडु में, या डी मंगलौर कर्नाटक में। ठीक है, तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान की बात हो रही है तो ये आपका ऑप्शन है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ओडिशा, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ उत्तर प्रदेश, फिफ्थ छत्तीसगढ़ और सिक्स्थ तेलंगाना। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, या डी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, तो ये बताना है। तो भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा जो होती है वो कुल 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर नहीं पूछा है, ये पर्वत या पठार है और ये सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन है अरावली, गुरु शिखर, बी मैकाल, अमरकंटक, सी सतपुड़ा, धूपगढ़, या डी नीलगिरी, अनाईमुडी। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नीलगिरी की जो पहाड़ी तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में फैली हुई है और जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है वो आपको डोडा बेटा याद हो, 2657 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अगर दक्षिण भारत की पूछेंगे तो अनाईमुडी, लेकिन अगर वो पूछते हैं कि नीलगिरी की तो वहाँ पे डोडा बेटा हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत सुमेलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। ऑप्शन है जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित होने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ओजोन परत में छिद्र की समस्या उत्पन्न होती है। सेकेंड, ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण जो कारक है वो क्लोरीन है। तो यहाँ पर कूट दिया गया, फर्स्ट सत्य है, बी सेकेंड सत्य है, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, या डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड, मतलब सॉरी असत्य पूछा है। ठीक है, देखो समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत को जीवन रक्षक छतरी कहते हैं क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। डॉप्सन मीटर से ओजोन की सघनता या सांद्रता को मापा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ सकता है, यानी काफ़ी खतरनाक है। जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण भी ओजोन परत में छिद्र की समस्या उत्पन्न होती है। ओजोन परत की छिद्र को रोकने के लिए 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था, ये भी पता है ना। तो यहाँ पर असत्य पूछ रहे हैं तो दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन उन्होंने असत्य पूछा है तो ना तो पहला होगा और ना ही दूसरा होगा। ठीक है, चलिए आपके यहाँ तक 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ओके।